अकाउंटिंग हो गया आपका, फाइनेंस हो गया आपका, पर्सनल हो गया आपका, और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ई बिजनेस और ई कॉमर्स में यही डिफरेंस है कि ई बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ी वाइडर टर्म है, ठीक है, और ई कॉमर्स ई बिजनेस का एक पार्ट है, और वो सारी चीजें ई बिजनेस का पार्ट है जो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट होती है, जैसे प्रोडक्शन हुआ आपका, अकाउंटिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, ये सब, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे पहला, ये बहुत इजीली फॉर्म्ड हो जाता है और इसमें कम इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है, यानी कि इट रिक्वायर्स ओनली लो इन्वेस्टमेंट एंड इट कैन बी फॉर्म इजीली। दूसरा, ये बहुत कन्वीनियंट है, भाई आप इलेक्ट्रॉनिकली काम कर लेते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, ठीक है, आपको हर वो चीज फिजिकली नहीं करनी होती है जो आप इजीली अपने घर पर बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। तीसरा, स्पीड, हाँ ये बहुत तेज स्पीड में, अब आप जाएंगे कहीं भिजवाएंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, बात करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट ये हर काम स्पीड में होता है। अभी क्या, एक सेकंड में हमने डील कर दी, एक सेकंड में हमने पेमेंट कर दी, तो सब कुछ बहुत स्पीडीली होता है ई बिजनेस में, तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। फोर्थ है आपका ग्लोबल रीच, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है, आप किसी एक सिटी में बैठ के आउट ऑफ द कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, डीलिंग्स कर सकते हैं, ये ई बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगला है आपका मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। ऑब्वियसली जब सारा काम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे होगा, तो वहां पेपर की तो नीड ही नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो यहाँ हम एक तरीके से पेपरलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले सारा काम ऑन पेपर्स होता था, अब सारा काम, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ होता है विदाउट पेपर, ठीक है। ये उसके कुछ बेनिफिट्स थे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसके लिमिटेशंस के साथ। ई बिजनेस के कुछ लिमिटेशंस हैं, जहां पर बेनिफिट्स होते हैं वहां पर बच्चों लिमिटेशंस भी होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो घाटा भी होगा। अब वो कैसे, हम ये देखते हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं इसमें, जैसे पहला है आपका लो पर्सनल टच। यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि उतना ज्यादा आप जितना आप वाइड वैरायटी में करते हैं, वाइडर टर्म होती है, उतने में ही उतना ही ज्यादा आप बोल सकते हो कि कुछ पर्सनली चीजें नहीं हो सकती है, इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। अगला है आपका इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग, गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों की हम ना हड़बड़ाहट में कुछ और ऑर्डर कर देते हैं, कुछ और ऑर्डर होना होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी स्पीड की वजह से, आप बोल सकते हो स्पीड का एक घाटा भी है कि हम करने कुछ जा रहे होते हैं, टाइप कुछ और हो जाता है या क्लिक कुछ और हो जाता है, तो हर वो चीज, या फिर आप कभी कभी बोल सकते हैं ऑर्डर लेने में, ऑर्डर देने में, है ना, कभी कभी हम उस चीज में इतना हड़बड़ाहट कर जाते हैं कि हमें गलती हो जाती है। नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू इवन, हमें उतना ही कंपटीशन, मतलब आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जितने की आप बोल सकते, एक तो टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा की जरूरत है कि अच्छे से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, ई बिजनेस के लिए, और पार्टीज हो, मतलब देयर शुड बी अ मतलब कॉम्पिटेंस तो है ही, आप देख रहे हैं चीजों को देखते हुए, तो इसका भी बहुत जरूरी है ये चीजें भी, ठीक है, जहां पर हम लैग कर सकते हैं। फोर्थ है आपका इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टी, यानी कि इसमें वो रिस्क इन्वॉल्व होती है, आप बोल सकते हो, जहां हम पार्टीज को उतना ट्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, आप देख रहे हैं उतना नहीं देख पाते हैं,
कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती है, कभी कभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हमें आइडेंटिटी पता करने में डिफिकल्टी हो जाती है, लोकेशन पता करने में डिफिकल्टी हो जाती है, प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाती है, ठीक है, आपकी कभी कभी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो इसी को एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज कहते हैं, और ये बढ़ा देता है रिस्क। ई बिजनेस ये रिस्क बढ़ा देता है इन सब चीजों की, क्योंकि आप जब डीलिंग कर रहे हैं तो बहुत ये तो मेजर रिस्क होती है, क्योंकि आप उससे फिजिकली नहीं मिले हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक होगी नहीं होगी, तो इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। ये बहुत मेजर लिमिटेशन है ई बिजनेस की। आगे बढ़ते हैं हम पीपल रेसिस्टेंस और एथिकल फॉलोअर्स। ये दो और है, ये दो चीजें आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई, कैसे आप लोगों को आप देखते हैं कि हम देख नहीं पाते जब हम करते हैं, हमें रिस्क इतनी ज्यादा होती है, हम स्पीड की वजह से मार खा जाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि हम अपने एथिक्स भूल जाते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ हम उस चीजों में देखते हैं। ये कुछ लिमिटेशंस थी ई बिजनेस की, मैंने ऊपर ऊपर से बताया, आपको बहुत अंदर नहीं गई हूं मैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको चैप्टर में डीप में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बच्चों, आज हर एक दूसरा बच्चा या आप बोल सकते हो बड़ा, हर इंसान जानता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कैसे आप ऑनलाइन चीजें मंगवा सकते हैं, बेच सकते हैं इंटरनेट के, कैसे आपके ट्रांजैक्शन हो जाते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में इंटरनेट के थ्रू, ये हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, ऑनलाइन शॉपिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन खोलते हैं तो आपको वहां लिखे हुए आ जाता है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, सब कुछ, उसके बाद वो आपको आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बोलता है। आजकल बच्चों डिटेल्स भी बहुत ध्यान से और सोच समझ के डालने होती है, क्योंकि उसमें भी अगर गड़बड़ तो आपके ऑर्डर प्लेस करने में गड़बड़ हो सकती है और आपको आगे ज्यादा रिस्क उठानी पड़ सकती है। रिस्क तो इसमें होती ही है, आपको और प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत फोकस के साथ किया जाता है इसमें। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी डिटेल्स हो गई, अब आपने ऑर्डर कोई प्लेस किया, अब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं कि आपको जो चाहिए, आप या तो एड टू कार्ट करते हैं या जैसे भी आपको चीजें समझ आती, ठीक है। अब आपने ऑर्डर तो प्लेस कर लिया, यानी कि आपने सेलेक्ट तो कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो अगला स्टेप होता है, और आप बोल सकते हैं फाइनल स्टेप होता है, वो होता है आपका पेमेंट मैकेनिज्म, यानी कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। द पेमेंट में बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, या तो आप सीओडी के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू कर सकते हैं, कि आपने वहां पर पेमेंट मोड्स लिख दिया कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि पहले सामान आपके घर पर आएगा तब आप पैसे देंगे, या तो आप ये मोड रख सकते हैं, या फिर दूसरा है आपका चेक, या तो आप चेक के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा है आपका नेट बैंकिंग ट्रांसफर, यानी कि आप बैंक के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग। ये भी एक नई फैसिलिटीज है जो आजकल हम सब करते हैं यूज, ठीक है। और अगला है आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। आप अपने डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है आपका डिजिटल कैश, आप डिजिटली कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे कि जिससे आप अपना पेमेंट करते हैं ऑर्डर का, उसके बाद आपको आपका ऑर्डर, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने से एक ये फायदा होता है कि जब आपके घर सामान आता है तब जरूरी नहीं, तब आपको जरूरत नहीं होती उनको
पे करने की। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑन कैश डिलीवरी पर ही बिलीव रखते हैं, तो आप हर वो चीज में पेमेंट मोड सीओडी ही रखते हैं। ठीक है, ये तो कुछ स्टेप्स थे ऑनलाइन शॉपिंग के। हम आगे बढ़ते हैं रिस्क इन ई बिजनेस। अब ई बिजनेस पे क्या क्या रिस्क है? जब हम कोई काम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो बहुत वास्ट होती है ना। अब रिस्क को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है आपका ट्रांजैक्शन रिस्क, दूसरा है आपका डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, तीसरा है आपका थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। यानी कि ये 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली कैटेगरी जो थी ट्रांजैक्शन रिस्क, उसको ये भी कई तरीके हैं। जैसे कभी कभी डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग है। मान लीजिए आपने ऑर्डर दिया 350 रुपए का और आपने पे कर दिए 520 रुपए, तो कहीं ना कहीं तो आपने गड़बड़ करी, आपने नहीं देखा क्या था। तो ये कभी कभी डिफॉल्ट हो जाता है, या तो ऑर्डर देने में या ऑर्डर लेने में। ठीक है, दूसरा है आपका डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। कभी कभी जो डिलीवर करते हैं चीजें या डिलीवर होती हैं, वो जरूरी नहीं कि सही आए। ऐसा बहुत बारी हो जाता है कि जो आपने देखा है वैसा होता नहीं है कभी कभी, या फिर आपने कुछ और किया है और आपके घर पर डिलीवर कुछ और हो गया है, या आपने डिलीवर कुछ और कर दिया है। ये आपका एक डिफॉल्ट तरीके ट्रांजेक्शन रिस्क है। ठीक है, अगला है आपका डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। पेमेंट में तो होता ही होता है रिस्क बहुत ज्यादा। ड्यूरिंग द पेमेंट यू शुड बी वेरी फोकस्ड, और बहुत आपको बहुत तरीके से चीजें देखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि उसमें गड़बड़ होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। तो ये थे आपके 3 ट्रांजेक्शन रिस्क: डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग अवे, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी और डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका डाटा चोरी होने का, ठीक है, रिस्क होता है, या फिर डाटा गायब होने का। ठीक है, कभी आपने डाटा ट्रांसफर किया या फिर आपने स्टोर करके रखा, उसमें रिस्क होता है। जैसे कैसी रिस्क होती है, या तो वायरस हो सकता है उसमें, ठीक है, या फिर उसमें हैकिंग हो सकती है, आपका डाटा कोई हैक कर सकता है, या उसमें वायरस आ सकता है। तो ये भी आपकी एक मेजर रिस्क होती है। ठीक है, ये दोनों रिस्क, वायरस और हैकिंग जो है, वो डाटा स्टोरेज ट्रांसमिशन रिस्क कहलाती है हमारी। ठीक है, थर्ड है आपका थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। इसमें वो रिस्क होती है, इसमें आपका डाटा कॉपी होने की रिस्क है, कि आपका कोई डाटा कॉपी कर ले, ठीक है, और उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, इस अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करे, और अपने पर्सनल मुनाफे के लिए इस्तेमाल करे। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्राइवेसी है वो उसकी भी रिस्क होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे जंक ईमेल्स आ जाते हैं आपके पास, जिससे आपका जो प्राइवेसी है वो जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये 2 चीज है जो आपके रिस्क का कारण है, यानी कि थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ रिस्क तीनों जो ई बिजनेस में होते हैं, मेजर रिस्क। हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। अब हमें कोई भी अच्छा ई बिजनेस करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक सक्सेसफुल बिजनेस चले आपका इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसके लिए आप क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। पहली है आपकी वेल डिजाइन वेबसाइट, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से डिजाइंड हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो। दूसरी है एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर, आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, तीसरा है आपका मतलब ऐसा हो कि कहीं आपको दिक्कतें ना आए। तीसरा है टेक्निकली क्वालिफाइड मैन पावर, आपके पास जो लोग हो वो टेक्निकली चीजें जानते हो। ठीक है,
फोर्थ है आपका इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, आपके पास टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो, अच्छे से काम करें। और आखिरी आपका सिस्टम्स ऑफ रिसीविंग पेमेंट, जब आप पेमेंट रिसीव करें तब आपके पास वो सिस्टम बहुत अच्छा हो और हर चीज आपको पेमेंट हर सिस्टमेटिकली मिल जाए, ठीक है ना। तो ये कुछ रिसोर्सेज है जिनकी जरूरत होती है ई बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आगे है आपका आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग आई थिंक आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, या है, एक बार देख लेते हैं है या नहीं है, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शायद से मैंने करवाया भी था आपको, क्योंकि नॉलेज तो हमें हर चीज की होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग है आपका, it refers to contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization। यानी कि इसका मतलब है कुछ एक्टिविटीज थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके करना, मतलब आप बोल सकते हैं जो कभी पहले ऑर्गेनाइजेशन होती थी, आज वो थर्ड पार्टी है और उनके साथ कोई कुछ एक्टिविटीज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है, जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से करते हैं। इसका क्या नेचर है, मेन फीचर्स क्या क्या है इसके। पहला है आउटसोर्सिंग के अंदर एक तो यही है कि आप कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, मतलब आउटसाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है आपका जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज, और जो बिजनेस से इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है ना, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी होती है, खाली वही आउटसोर्स हो सकती हैं, होती हैं। थर्ड है आपका प्रोसेसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। जो प्रोसेसेस हैं या तो वो कैप्टिव यूनिट यानी कि जो काम कर रही है यूनिट, या ये पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, या तो उनको हो या फिर किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। आउटसोर्सिंग की क्या क्या जरूरतें हैं। पहला है कि तो फोकसिंग ऑफ अटेंशन, अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, इसलिए आउटसोर्सिंग जरूरी है। एक्सेलेंस का के लिए आउटसोर्सिंग जरूरी है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्लिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कंसर्न्स ओवर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कुछ लिमिटेशंस है आपकी, जैसे कॉन्फिडेंशियली, स्वेट शॉपिंग, एथिकल कंसर्न्स, या रिसेंटमेंट इन होम कंट्री। ये इनकी कुछ लिमिटेशंस है कि ये कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, या फिर उसमें नहीं हो पाता है, स्वेट शॉपिंग होती है उसमें आप बोल सकते हैं, और एथिकल कंसर्न्स बहुत होते हैं, और असाइनमेंट इन होम कंट्री। बीपीओ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तरीके से आउटसोर्सिंग ही होती है, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो एक स्पेसिफिक बिजनेस टास्क होता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज या कस्टमर सर्विस होती है जो हम थर्ड पार्टी को देते हैं, ठीक है, कोई भी सर्विसेज, ठीक है, एक तरीके से आपको टास्क दिया जाता है कि आपको थर्ड पार्टी को ऐसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है उससे, ठीक है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है उसको, कस्टमर डीलिंग्स करवाते हैं इसमें, ठीक है। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होती है, ये भी एक आउटसोर्सिंग है जिसमें आप आपकी जो आप बोल सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स contracting of knowledge intensive business processes that require specialized domain expertise to the third party। भाई यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ही जब आपके पास होगी, इंटेंसिव बिजनेस प्रोसेसेस जब आप काम करेंगे इस पर, तो जो एक्सपर्टाइज है वही वो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, मतलब थर्ड पार्टी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ही तब हो पाएगा जब आपके पास डोमेन एक्सपर्टाइज होंगे, यानी कि उनको पता होगा, यानी कि वो नॉलेज इंटेंसिव होंगे, ठीक है, तभी वो सर्विस थर्ड पार्टी को दे पाएंगे, ठीक है, ये आपका केपीओ होता है। अगला आपका स्मार्ट कार्ड, पॉकेट साइज कार्ड होता है जिसमें आपका चिप लगी होती है और उसमें आपके सारा डाटा स्टोर होता है और ट्रांजैक्शन भी उसी के थ्रू होता है, स्मार्ट कार्ड।
एटीएम क्या होता है? हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एटीएम एक कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है जो कस्टमर्स को बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक्स की? जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं, यानी कि बैंक कस्टमर्स को एटीएम देती है, मतलब डेबिट कार्ड आप बोल सकते हो, स्मार्ट कार्ड्स देती है, ठीक है, जो वो एटीएम में यूज करते हैं, एटीएम मशीन में यूज करते हैं, तो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ट्रांजेक्शन विद एन एटीएम मशीन कर लेते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, यानी कि उनका अकाउंट वो एक्सेस कर लेते हैं विदाउट द बैंक, क्योंकि बैंक उनको एक तरीके से फैसिलिटी देती है, ठीक है, एटीएम मशीन के थ्रू कस्टमर्स को फैसिलिटी मिलती है कि उनको हर एक छोटे ट्रांजेक्शन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, वो उस एनकोडेड मैग्नेटिकली एनकोडेड प्लास्टिक कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक कोड होता है, उससे आप अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, और आपको पैसा मिलता है। और अब तो एटीएम मशीन ऐसी होने लगी जिसमें आप मनी डिपॉजिट भी कर लेते, वहां आपको एक प्रोसेस होती है, शुरुआत में आपसे पूछा जाता है एटीएम मशीन में जब आप कार्ड इंसर्ट करते हैं तब आपको पूछा जाता है कि आपको किसमें से करना है ट्रांजेक्शन, मतलब सबसे पहले तो आपकी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, विड्रॉल करना है या मतलब किसमें से निकालना है, पहले तो ये पूछा जाता है, उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपको विड्रॉल करना है या इंक्वायरी करनी है, उस हिसाब से आप अपना काम करते हैं, आगे आप अपना कोड नंबर डालते हैं और आपका जो भी आपको अमाउंट या तो निकालना होता है तो अमाउंट डालते हैं, नहीं तो आप अपनी बैलेंस इंक्वायरी कर और भी डिटेल्स पता कर सकते हैं, ठीक है, आपके एक मैग्नेटिकली इनकोडेड प्लास्टिक कार्ड के, इस सब चीज में एटीएम हमारी बहुत हेल्प करती है। तो बच्चों आज का मेरा ये टॉपिक यही खत्म होता है, ठीक है, हमने चैप्टर 5 रिवाइज कर लिया है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, मैंने आपको बहुत ही ऊपर ऊपर से बताया है, ठीक है, और आपको आई होप आपको सब कुछ रिवाइज हो गया होगा, जो भी मैंने पढ़ाया था, एक बारी आप और पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था इस चैप्टर में डीपली। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी और बच्चों काम भेजो, क्योंकि आपका चैप्टर, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है बिजनेस स्टडीज का, ठीक है, बच्चों ने अभी तक मुझे होमवर्क नहीं भेजा है, जिन्होंने, आप होमवर्क भेजिए मुझे, सो दैट मैं चेक करूं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या गलत किया होगा तो आई विल लेट यू नो। अकाउंट्स का काम भी साथ के साथ करिए, यू विल गेट द होमवर्क टुडे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एनी वन ऑफ यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। You don't have any doubt, children? Yes, Aryan. मैम मैम मुझे सिलेबस नहीं मिल पा रहा मैम। Aryan, I am not able to see you. मैम मुझे सिलेबस नहीं मिल पा रहा है मैम। बेटा आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो, आपका फेस ही नहीं दिख रहा मुझे। बेटा आपको सिलेबस मैंने बताया था आर्यन, आपको बीएस का सिलेबस बताया है, चैप्टर 1 to चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8। ओके, और अकाउंट्स का सिलेबस जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, शेयर भी कर चुकी हूँ ग्रुप पर, मैं आज फिर दोबारा से शेयर कर दूंगी, ठीक है। एनी अदर डाउट आर्यन? मयंक? यस मयंक, बेटा वीडियो ऑन करिए। मैम हमारा तो मैम पहले से कोर्स रह गया मैम, इसलिए मैम हमारा तो कॉपी में कुछ भी काम हुआ नहीं है पहले से, मैम पता ही नहीं था कुछ भी। आपको ग्रुप पे जितने भी बच्चे हैं आपको मैंने ग्रुप में ऐड कर लिया है, आप क्लास के ग्रुप में हैं? मैम है तो सही, पर मैम उसमें बस एडमिन ही भेज सकते हैं मैम, मैम जैसे आप लोग भेज वो सकते हो तो मैम। ठीक है, पर यहाँ पे बच्चों के कॉन्टेक्ट्स तो हैं, आप पूछिए बच्चों से, बॉयज से पूछिए।
मैम ठीक है? मैम उधर मैम नंबर सेव नहीं है मैम, नंबर बहुत है तो मैम किसको ऐसे कॉल थोड़ी ना कर सकते हैं मैम, नंबर बहुत से नंबर है। बात नहीं है, ग्रुप को ओपन करिए, वहां पर आपको नंबर शो होंगे बहुत सारे। ठीक है, बच्चों से हेल्प मांगो, वो आपको देंगे हेल्प, वो बताएंगे कि हमने क्या क्या कर लिया है, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? ओके। एनी अदर डाउट चिल्ड्रन? चलिए ठीक है। विशेष, यस विशेष, यस मैम, मुझे ही पूछना था। थोड़ा तेज बोलिए। मैम डेबिट और I'm क्रेडिट not कार्ड able में to क्या hear you. मैम डिफरेंस होता है? थोड़ा तेज बोलो बेटा। विशेष, I'm not able to hear you. मैम आ रही है बस। बोलिए बेटा। हेलो मैम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? विशेष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो ग्रुप में पूछिए या वैसे पूछ लीजिए, क्योंकि अभी आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आप मुझे दोबारा पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कल भी पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।